हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस को लेकर के, तो नेचर में दो तरह के सब्सटेंस हैं। नेचर में दो तरह के सब्सटेंस हैं। फर्स्ट कंडक्टर एंड सेकेंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। एंड दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर, और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखिए, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर हम उन कंडक्टर को बोलते हैं जिसमें चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे कंडक्टर जिनमें चार्ज का जो फ्लो होता है वो वाया फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। और ऐसे कंडक्टर जिसमें चार्ज का फ्लो जो होता है वो वाया फ्री आयंस के द्वारा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो थोड़ा सा मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो होता है वो वाई कैसे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। जैसे आपके घर में जो कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो चार्ज का फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो किसके द्वारा होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या चार्ज का जो फ्लो होता है वो वाया किसके होता है? फ्री आयंस के द्वारा होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। नो केमिकल चेंज, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो यहाँ पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आकर यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता। पॉइंट नंबर थर्ड, मेटेलिक कंडक्टर में नो चेंज इन मास। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई मास में चेंजिंग नहीं आती। नो चेंज इन मास, यहाँ पर कोई मास में चेंज नहीं आता। नो चेंज इन मास। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो चेंज इन मास, यहाँ मास में क्या आता है? चेंजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कैटायन जाएगा कैथोड पे, ठीक है, एनायन जाएगा एनोड पे, तो यहाँ पर मास में क्या आती है? चेंजिंग आती है। यहाँ पर मास बढ़ता है, गैस है तो मास रिलीज होगा, अगर कोई साइड है तो जाकर के डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर मास में क्या आता है? चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर मास में चेंज नहीं आता। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं उसका कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टेंस जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टेंस जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का जो रीजन होता है वह रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू कर्नेल। ठीक है, किसके द्वारा है, कर्नल्स के द्वारा होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं कर्नल्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वह किसके कारण होता है, ड्यू टू आयनिक इंटरफियरेंस। यहाँ पर आयनिक क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है। मतलब एक आयन दूसरे आयन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि केटायन गया कैथोड पे, तो केटायन कैथोड पे डिवाइड होने के लिए जा रहा है, तब तो कोई दूसरा आयन आया, उससे कोलाइड किया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर आयनिक क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो आयनिक इंटरफेरेंस का यहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस और किसके कारण होता है, तो एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आपने लिया है उसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है कि जो आयंस हैं जिस मीडियम में हैं उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो कितना ज़्यादा विस्कस है मीडियम, उस पर भी डिपेंड करता है। इट्स ओके। अगेन एक बार फिर देखिए, मैंने ये कहा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को समझने से पहले थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे नेचर में जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब बात कर रहे हैं अगर हम कंडक्टर की, तो जो कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर वह कंडक्टर है जिसमें चार्ज होता है किसके थ्रू पास होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और यहाँ पर जो है चार्ज किसके थ्रू पास होता है, फ्री आयंस के थ्रू। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर कोई मास में चेंजिंग नहीं दिखाई देता, जबकि यहाँ पर मास में चेंज दिखाई देता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टेंस डाउन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस का पीछे रीजन कौन है, ड्यू टू आयनिक इंटरफेरेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की जो विस्कोसिटी होती है और आयनिक जो इंटरफेरेंस होता है वह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के रेजिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करते हैं, आयनिक इंटरफेरेंस और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर है इसमें कोई डाउट्स? अब हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पहले जो कंडक्टेंस को जो है वो सी से ही रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब IUPAC ने सी को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, जी लगा दिया। क्यों? क्योंकि सी जो है कंसंट्रेशन का भी क्या है, सिंबल है। इसीलिए कि डाउट्स ना हो, इसके लिए IUPAC ने क्या किया कि कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, जी से रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन है कि सर कंडक्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग किस टाइप के कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वाले कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, न कि हम मेटेलिक वाले बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को लेकर के। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस होता क्या है, तो हम बोलते हैं द एस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हम बोलते हैं कि सर उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा है। मतलब कंडक्टेंस हमको ये बताता है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितना आसानी से कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, हम कहते हैं सर कंडक्टेंस उतना ही क्या है, ज़्यादा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सर कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, कंडक्टेंस उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, पर ओम। हम लोग इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो इसकी अगर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। या इसको हम लोग बोलते क्या है, महो, महो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं पर ओम भी बोल सकते हैं, पर ओम भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर जो यहाँ पे यूज होता है वह सीजीएस में यूज होता है साइमन। क्या यूज होता है, साइमन, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, साइमन यूज करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द एस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, या हम बोलते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो G इक्वल टू 1/R। अब देखिए कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन, कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। यहाँ पर 2 फैक्टर्स पर हमारा कंडक्टेंस जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये उसके अंदर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, ये मान लीजिए बैटरी के निगेटिव प्लेट से अटैच है और ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से अटैच है, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है, A, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, L। अगर इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है, A, और इस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, L, तो जो कंडक्टेंस होता है वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, उस पर आयंस के डिपॉजिट होने का चांस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयंस आसानी से जाकर के क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड हम ये कह सकते हैं कि लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ क्या होगा, जितना ही कम होगा कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ कम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो आयंस आसानी से जाकर के इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चांसेस ज़्यादा होगा आयनिक इंटरफेरेंस का, एक आयंस का दूसरे से टकराने का चांस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होंगे इलेक्ट्रोड के बीच का, तो उनके बीच में आपस में इंटरफेरेंस, आपस में कोलाइड होने का चांस क्या होगा, कम होगा, और आयंस आसानी से जाकर के इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों को क्या करें, ऐड करते हैं, तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लाते हैं, कांस्टेंट। तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा, कप्पा A/L। देखिए इसको हम K नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कप्पा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। और कप्पा क्या बताता है, कप्पा बताता है कंडक्टिविटी। क्या बताता है, कंडक्टिविटी, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या बताता है, कंडक्टिविटी बताता है, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताता है। तो चलिए बताइए G क्या है, कंडक्टेंस, A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड,
L क्या है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और कप्पा क्या बता रहा है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडक्टेंस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा कि अगर ये मान लीजिए कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास दो क्या है, इलेक्ट्रोड है, और इनका एरिया क्या है, ए है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है। ठीक है, अब अभी आपने कहा कि सर जी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा ए बाई एल। अगर मैं इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, और लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड में क्या ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा। तो अगर मैं इसको मैं ऐड करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको मिलाऊं तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह एक क्यूब बन गया, यह एक क्या बन गया, क्यूब बन गया। और इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है इनके बीच में 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है 1 ml। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर उनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच का वॉल्यूम कितना आएगा 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इसी वॉल्यूम में जो आयंस होंगे, उन आयंस के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो हम कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml भाई, इसके बीच का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 ml है, तो इस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉल्ड है कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग कंडक्टिविटी बुलाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करते हैं, इसके यूनिट क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि सर कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू एल बाई ए, और जी का क्या होगा साइमन, एल का क्या है सेंटीमीटर, और एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसका यूनिट क्या आ गया, साइमन पर सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका यूनिट है किसकी, कंडक्टिविटी की, वो कितनी होती है, साइमन पर सेंटीमीटर होती है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है सेल कांस्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जाते हैं। सेल कांस्टेंट जिसको हम लोग जी स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, यह रेशियो होता है किसका, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। जी स्टार क्या है, तो हम कहते हैं जी स्टार इज द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ कितना है अपॉन एरिया कितना है, इनका जब रेशियो लेते हैं तो ये हमको क्या बताता है, जी स्टार बताता है। और अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो इसकी यूनिट क्या आएगी, तो ऊपर कौन है सेंटीमीटर,
और नीचे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बच गया क्या आपका सेंटी पर यूनिवर्स, सेंटी पर यूनिवर्स या पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई पर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको कंडक्टेंस दे देगा, सेल कांस्टेंट दे देगा, कंडक्टिविटी पूछेगा, या आपको कंडक्टिविटी दे देगा, सेल कांस्टेंट दे देगा, कंडक्टेंस पूछेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हम देखें रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो वी नो दैट G इक्वल टू कप्पा A/L, ओके। अच्छा हम ये कहते हैं कि L/A इक्वल टू क्या होता है G स्टार। तो क्या हम A/L के लिए 1/G स्टार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर L/A G स्टार है तो A/L के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/G स्टार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं G इक्वल टू क्या होगा कप्पा इंटू 1/G स्टार। A/L के जब हमने क्या लिख दिया 1/G स्टार। G स्टार को मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो G इंटू क्या आ जाएगा G स्टार इक्वल टू क्या हो गया कप्पा। तो ये हमारा आ गया रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी के बीच में। इट मीन्स दैट कि अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मालूम है, ठीक है, और उसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमको क्या मिल जाएगा कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है मोलर कंडक्टेंस। देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस को लेकर के, तो मोलर कंडक्टेंस का स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो मोलर कंडक्टेंस हम बोलते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो प्रेजेंट हो। इट मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है 1 मोल। तो अगर इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो इस सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो हम बोलते हैं द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte। ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो उसका जो भी कंडक्टेंस आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग है मोलर कंडक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पर, एम क्या है, तो एम आपका है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या है मोलरिटी है। कप्पा क्या है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर कप्पा को 1000 से मल्टीप्लाई करके अब हम मोलरिटी से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ये हमको क्या देगा मोलर कंडक्टेंस देगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें स्टूडेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए कप्पा की यूनिट क्या थी, कप्पा की यूनिट क्या थी साइमन पर सेंटीमीटर, और मोलरिटी के लिए क्या ले सकते हैं मोल पर लीटर। तो लीटर के केस में चूंकि हम सीजीएस में बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या मोल सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल है, ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे मोल। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गई, किसकी, मोलर कंडक्टेंस की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई क्यू। इसको हम डेल्टा ई क्यू से, सॉरी लैम्डा ई क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing containing 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte। ठीक है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी, उस सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस आएगी उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन मीन्स, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, एन का मतलब आपका है नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलर कंडक्टेंस और ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बस एक लास्ट आपका बचा हुआ है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को भी आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं द हिंड्रेंस इज जनरेटेड इन द पाथ ऑफ कंडक्टेंस। हम बोलते हैं कि द हिंड्रेंस इज जनरेटेड इन द पाथ ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस के पाथ में जो भी हिंड्रेंस जनरेट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इमेजिन कि कंडक्टेंस हो रहा है और उसके पाथ में जो भी रेजिस्टेंस, मतलब जो भी हिंड्रेंस आ जाए, मतलब उस कंडक्टेंस को जो भी रोके, तो उसके लिए क्या कराएगा, रेजिस्टेंस। और या हम ये भी कर सकते हैं कि सर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सर आर इक्वल टू क्या होगा, 1/g। आर इक्वल टू क्या होगा, 1/g। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। इसको हम ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कर सकते हैं पर साइमन। ठीक है, अगर कंडक्टेंस की यूनिट साइमन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर साइमन हो जाएगी। लाइक कंडक्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन, देखिए किस पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस होने का उतना ही चांस होगा। कैसे, क्योंकि अगर लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा तो एक आयंस का दूसरे आयंस से कोलाइड होने का चांस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे कि वो आयंस जा करके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, तो जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इलेक्ट्रोड का एरिया जितना कम होगा आयंस के डिपॉजिट होने का चांस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं दोनों को अगर ऐड करूं तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A। और हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा ρ L/A। R इक्वल टू हो जाएगा ρ L/A।
यहाँ पर रो क्या होता है, तो रो को हम लोग बोलते क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या हम बोल सकते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, और L बाई ए को हम लोग क्या बोलते थे, सेल कांस्टेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि R रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। या मान लीजिए अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, आपको रेजिस्टिविटी मालूम है और सेल कांस्टेंट मालूम है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपको कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हम R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R के जगह पर लिख सकते हैं 1/G और रो एंड G स्टार। तो आगे जब हम 1/G लिख सकते हैं, और यहाँ से हम G क्या कर सकते हैं, अगर रो और G स्टार की वैल्यू मालूम है, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, रेजिस्टेंस की। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि हम जो कंडक्टिविटी है उसको मेजरमेंट करते कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, थैंक यू।